हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 14 अक्टूबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए गणित का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार से गिवन है। माना x वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 448, 678 और 908 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 11 प्राप्त होता है। जब 147 को x द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेष फल ज्ञात करें। यानी कि वह x बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय हमको एक काम ये करना है, संख्या कौन कौन से है। 448 है, 448 है और 678 है। 678 नेक्स्ट 11 निकाल लेंगे और अगला है 908। 908 से 11 निकाल देंगे, जो बचता है उन्हीं को हम लोग मासा निकाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों इनको निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 ये बनेगा और 4 से 1 निकाल दो 3, यानी 437 और ये बन जाएगा 1, 600। एक यहां बन जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 से 1 निकाला मैंने 7, 7 से 1 निकाला मैंने 6 और ये बन जाएगा 667। यहां बन जाएगा 1, यहां बन जाएगा 10 से 1 निकालेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, यहां बन जाएगा 8, 891। यानी दोस्तों अब हमको 437, 667 व 891 का मासा पता करना है। दोस्तों मासा वैसे तो इसका मुझे पता है, इनकेस आपको नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाज्य कर दे। तो आइए मैं निकाल कर दिखाता हूं आपको। जैसे आपके पास 667 को सबसे पहले 437 से आपको भाग दे देना है। ठीक है, एक बार जाएगा 437, कितना आएगा 0 और ये बनेगा 3, 230। ठीक है, और यहाँ पे 437 में आप 230 का भाग लगा दो, कितना बन जाएगा 230, 0, 207 बन जाएगा। यानी 230 में 207 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 में 207 का भाग लगा दीजिए। फाइनली 23 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, मतलब 207। यानी दोस्तों इसका मासा जो आया है, HCF जो आया है वो कितना आ गया 23। यानी वही वो x का मान आ गया 23। अब इन्होंने कहा कि अगर इससे मासा से 147 में भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, तो यानी 147 में अगर हम लोग 23 का भाग लगाते हैं, 147 में 23 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा। ये आइए भाग करते हैं भाई। 5 3 15, 5 दूनी 10, 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13। 6 बार लेकर चलते हैं। ठीक है, 6 3 18, 6 दूना 12, 1 13। यदि 17 में से 8 घटाओ कितना आ गया 9। यानी दोस्तों जो ये क्वेश्चन पूछ रखा है उसका आंसर कितना हो गया 9। यही तो पाया। यानी कि इन्होंने कहा कि वह संख्या से अगर हम 147 में भाग दे दें तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 8,235 रुपए की राशि को A, B, C और D के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 3:4 है, B और C के हिस्सों का अनुपात 8:5 है और C और D के हिस्सों का अनुपात 7:10 है। तो A और C के हिस्सों का अंतर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका सम्मिलित अनुपात बना लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इसमें देखते हैं क्या क्या अनुपात दिया गया है दोस्तों। A और B का मान दिया गया है 3:4, 3:4। बी और सी का दे रखा है 8:5,
सी और डी का दे रखा है 7:10। आइए इनको पूरा करते हैं हम लोग। भाई देखो, इन अनुपात को पूरा करने के लिए आप ये लाइन देख रहे हैं 3:4, जहां ये खत्म हुआ है यही नंबर लास्ट में सबके पास आ जाएगा जो भी स्थान खाली है। अब इसमें देखेंगे 5 लास्ट में है तो 5 यहां रख देंगे, अनुपात बना देंगे। 8 देखो पहले है इसमें, 8 यहां रख दो, यानी 7 ये है, 7 यहां आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा। दोस्तों इनको आप गुणा कर सकते हैं और सरल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। चलिए मैं काटता हूं, देखता हूं। तो 4 एकम 4, 4 4 सभी से काट दो, 4 दूना 8। अब मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 दूना 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 बनेगा, 7 5 35 हो जाएगा, 10 गुणा 5 कितना हो गया, 50 हो गया। अब ये कह रहा है कि 8,235, ठीक है। कुल रुपया कितने हैं आपके पास, 8,235 रुपया है। तो इनका हम लोग सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, प्लस कर लो भाई, 2 6 8 5 13, 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 4 5 9 3 12 5 17, 17 1 18, यानी 183 यूनिट का मान 8,235। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 45 रुपए आ जाएगा। दोस्तों बात कर लीजिएगा। इन्होंने कहा ए और सी का अंतर क्या है, ए और सी का अंतर यहां पे देखेंगे, ए व सी का अंतर तो कितना बन जाएगा, 42 से 35 निकाल दीजिए 7, यानी 1 यूनिट का मान 45 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 5 35, 7 चौका 28, 3 31, यानी 315 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 1,035 रुपए में बेचकर 15% का लाभ प्राप्त होता है। कब, जब इन्होंने 15% पर बेचा, यानी कि इन्होंने बेचा कितने में है, 115% की वैल्यू के बराबर है, कितना, 1,035 रुपया के बराबर है। दोस्तों जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमने 100 में ऐड कर दिया। आगे दे रखा है यदि वस्तु को 922.50 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने में बेचा गया है, एसपी, इसका विक्रय मूल्य कितना है, 922.50 रुपया है। इसका मतलब है कि मुझे क्रय मूल्य पता करना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, यानी 1,035 बटा 115 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो सीपी कितना बनेगा, सीपी हमारा 100% होगा। 9 बार लेकर जाते हैं, 100 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 900 रुपया। यानी दोस्तों 900 रुपया में खरीदा गया और 922.50 में बेचा गया। इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से इन दोनों को निकाल दो, 22 रुपया 50 पैसा बटा 900 गुणा कितना हो जाएगा, 100। आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, इसको भाग लगा दो, कितना, 25 9 225.1 लगा दो, कितना हो जाएगा, 2.5% लाभ। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 2.5%। शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात 8:9 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, शंकु और बेलन दो चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, शंकु और बेलन, इनके जो आयतन का अनुपात है 8:9 है और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो आइए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन अपान बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 8/9, ये तो दिया है। ठीक है, अब शंकु का आयतन का कॉन्सेप्ट 1/3 पाई r1² h अपान बेलन का आयतन पाई r2² h बराबर 8/9। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 1/3, ठीक है, r1/r2 का होल स्क्वायर, इसको अलग कर देते हैं, h और h1 h2, h1 2 h2 कितना है 3 बराबर 8/9। इनको सरल कर, 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 चौका 8, यानी नीचे 1 बचा। यानी दोस्तों r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4/1
R1/R2 बराबर हो जाएगा 4/1 का वर्गमूल निकाल दो 2/1। यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2:1। यही मुझसे पूछा गया था कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह समान दिशा में चल रहे आदमी को 29 सेकंड में पार करती है। तो आदमी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। आदमी की जो स्पीड पूछा जा रहा है ये मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है। अगर रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो बताना है आदमी की चाल क्या होगी। सबसे पहले हम लोग इसकी चाल निकाल लेते हैं आदमी की, ठीक है। तो कितना है, चाल का मतलब दूरी बटा समय, 338/39। ध्यान देना, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। इसका मतलब है ये 18/5 से हम गुणा कर देंगे। एक चाल आप यहां निकाल लीजिए, ठीक है। अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 3 13 39, 3 छंग 18, 13 एकम 13, 13 दूना 26, ठीक है। 26 और 7 33 78, 13 छंग 78, यानी कितना हो जाएगा ये 6 6 36 के 6 दूनी 12, 3 15/5 किलोमीटर पर आवर। एक चाल आपको और दे रखा है, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सापेक्ष चाल कह रहा है, सापेक्ष चाल पता करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, समान दिशा है, इसका मतलब है कि दोनों चालें आपस में घट जाएंगी। 60 - 156/5, 60 पंचे 300 - 156/5 बराबर आएगा 144/5। 5 दूनी 10, 44 बन जाएगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, क्या पूछ रखा है, अच्छा हमको मीटर पर सेकंड में बताना है। इसका मतलब है कि ये किलोमीटर पर आवर है आपका, ठीक है। तो 144/5 गुणे 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। 5 5 कैंसिल, 18 अट्ठे 144, यानी कि दोस्तों 8 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ध्यान देना, आपको मीटर पर सेकंड में आंसर देना है, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x y से 40% अधिक कुशल है, अकेले x उसी कार्य का 35% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो x y से 40% ज्यादा है, कहने का मतलब यह है x अनुपात y। x अगर y 100 है तो x कितना होगा 140। इनको सरल करो, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, ठीक है। लेकिन यहां पे इसका अनुपात आ गया 7:5। आपसे क्या पूछा है, बताओ 35% काम कितने दिनों में करेगा x। लेकिन दोनों मिलकर कार्य 10 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा काम कितना होगा, पूरा काम 10 दिन में कर रहे हैं। यहां 7 5 12, एक दिन में कितने काम हो रहे हैं 12, तो 12 दामा 120, यानी पूरा काम कितना आ गया 120 काम आ गया। अब इस 120 का इन्होंने कहा 35%, 35/100 आपको सरल कर देना है, ठीक है। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 छंग 12, 7 छंग 42 काम। यानी अब ये 42 काम को x कितने दिन में करेगा, 42 काम को x की क्षमता कितनी है 7, 7 छंग 42, यानी x कितने दिन में काम को पूरा कर देगा दोस्तों, 6 दिन में पूरा कर देगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 वर्ष पहले a और b की आय का अनुपात 4:5 था आयु का, और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। तो b की वर्तमान आयु क्या है, वर्ष में निकालना है v की वर्तमान आयु। ध्यान देना दोस्तों, ये a और b की जो आयु की बात किया है, ये कह रहे हैं 8 वर्ष पहले है, ठीक है। 8 वर्ष पहले जो अनुपात है ये 4:5 है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि 12 वर्ष बाद इनकी आयु
का जो रेशियो है 13:15 हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ बी की वर्तमान आयु क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम अंतर चेक करते हैं क्या बराबर है। 13 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 13 में से 4 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 9। 15 से 5 निकालेंगे 10। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर और इनका अंतर निकाल कर आपस में गुणा कर देना है। देखो 5 से 4 निकलेगा तो अंतर कितना आया 1, अंतर यहां का है, गुणा हम यहां करेंगे। 15 से 13 अंतर कितना आएगा 2, 2 कहां करेंगे, ऊपर करेंगे, यानी कि बन जाएगा 4 दूना 8, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 15 एकम 15। यानी दोस्तों अब इस अनुपात से मुझे कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहां अंतर चेक करो कितना आएगा, 8 5 13 और 10 5 15। अंतर दोस्तों देखो बराबर आ गया, 5 का अंतर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 यूनिट का मान इन दोनों को प्लस कर लो। 12 8 20 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है, 1 यूनिट का मान 4 वर्ष के बराबर है। तो बी का रेशियो कितना है 10 यूनिट है। तो यानी 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना ये कब की आयु है, ये 8 वर्ष पहले की आयु है। तो मुझे चाहिए बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु। तो कितना हो जाएगा 40 में वही 8 हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 48 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 48 वर्ष। ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इसमें जो आंसर आया मेरा 8 वर्ष पहले आया था बी की आयु, लेकिन मुझे कह रहा था वर्तमान बताओ, तो वही 8 हम प्लस कर देंगे। 40 और 8 कितने हो जाएंगे 48 वर्ष। आइए बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों के प्रास और मध्यिका का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके पास आंकड़ा दिया गया है, क्या क्या है 9 8 7 5 11 इस प्रकार से दिया है, आपको प्रास निकालना है। तो चलिए अभी मैं प्रास निकाल कर दिखा देता हूं आपको। प्रास का मतलब होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो देखा जाए अधिकतम कितना है इसमें 19 है, न्यूनतम कितना है 5 है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 14, यानी कि परास का मान आ चुका है 14। अब हमको क्या करना है, इस आंकड़े को आरोही क्रम में रख देना है, आरोही क्रम में रखना है। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा रखेंगे। छोटा कौन सा है इसमें 5 है, उसके बाद कौन है 7 है, 5 के बाद 7 2 बार है, 8 1 बार है, 8 1 बार है, 9 1 बार है, 9 9 2 बार है, 10 10 कितनी बार है 1 बार है, 11 11 2 बार है, 12 नहीं है, 13 13 है और 14 नहीं है, 15 है, 15 है, 16 15 एक ही बार है, ठीक है, 16 एक बार है, 17 18 नहीं है, 19 19। अब इन पद को गिनते हैं 2 4 6 8 10 12 1 13, ठीक है। 13 अभी एक पद कम पड़ रहा है, कोई नंबर ऐसा है जो छूट गया है, ध्यान से देखिए वो कौन सा है 23 है, कौन सा है 23 है। तो दोस्तों n का मान कितना आ गया 14 पद हो गए, 2 4 6 8 10 2 12 2 14, यानी पदों की संख्या क्या है, ये सम है। तो सम के लिए हमें मध्यिका का फार्मूला निकालना है, क्या होता है n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद बटा 2, ये आपको लगाना है। n का मान कितना 14 में 2 का भाग लगाएंगे 7वां पद आ जाएगा, और 7 1 8वां पद हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2। 7वां पद गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 7 10वां हो गया, 8 11 हो गया बटा 2, यानी 21 का आधा कितना हो गया 10.5। मध्यिका दोस्तों आ गया 10.5।
अब आपसे कह रहा परास और मध्यिका का माध्य ज्ञात करो, यानी माध्य आपको निकालना है। तो दो पद हैं आपके पास, 14 ये है, 10.5 ये है, बटा 2, 14 10 24.5 बटा 2, भाग लगा दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 12.25। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम है। जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल होते हैं तो औसत भार 64 किलोग्राम हो जाता है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलोग्राम है तो शेष 5 नए छात्रों का औसत भार किलोग्राम में ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, 40 छात्र का जो औसत भार है आपको कितना दिया गया है, 60 किलोग्राम दिया गया है। करें 10 छात्र और आ गए, मतलब 40 और 10 कितने हो गए, 50। अब इनका औसत कितना होगा, 64 किलोग्राम हो गया। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम वो 10 छात्रों के औसत का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना बनेगा, ये चेक करो कितना ज्यादा है 10, ये चेक करो कितना ज्यादा है 4, तो इसका गुणा यहां कर दो, 64 एक कम 64, और इसका गुणा यहां कर दो, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16, सॉरी 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 चौका 16, 160 ओवर प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 4, और 6 4 कितना हो जाएगा 10, एक कितना हो जाएगा, सॉरी 640 है, ये मिस हो गया, 640 हो गया, 0 हो गया, 6 4 10, 6 1 7 1 8। यानी दोस्तों कितना आ चुका है ये, 800 किलोग्राम 10 छात्रों के, ठीक है, वजन का योग आ गया है, कितना आ गया 800 किलोग्राम। एक क्वेश्चन और बारीकी समझो आप, 5 छात्रों का, इसमें कह रहा 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलोग्राम है। अगर 5 नए छात्रों का 72 किलोग्राम है तो इनका योग कितना होगा, 5 गुणे 72 कर लो, कितना हो जाएगा 5 शून्य शून्य, 5 7 35 से 36, 360 किलोग्राम। शेष छात्र का वजन कितना हो जाएगा, शेष छात्र का वजन आप निकाल लो। तो 800 से अगर हम 360 निकाल देते हैं तो 0 बनेगा, 6 4 10, 4 4 8, 440 किलोग्राम। ये कौन से छात्र है, जब 5 छात्र हो गया, शेष कितने छात्र हैं, 5 छात्र तो हैं, इनका औसत पूछ रखा है, शेष 5 छात्र का 440 बटा 5 कर दो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 88 किलोग्राम। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी का औसत डी से कम है, डी से 8 कम है। यदि ए बी सी और डी का औसत 42 है तो 3d - 2 और d + 5 का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको d का मान पता करना होगा। आइए बनाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। a + b + c + d, 4 लोग हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 42 है, तो गुणा कर दो, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 159 आ गया। अब पहले पढ़ते हैं, a + b + c, इनका तीनों का औसत जो है d से 8 कम है। एक बात ये भी कह रहा है, तो इनको बना लेते हैं, a + b + c बराबर 3d - कितना हो जाएगा 38 के हो जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24, आप गुणा कर दो। यहां पे एक काम करते हैं, इस फॉर्म में लेकर आते हैं, इसके लिए एक डी हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, a + b + c + d, एक डी मैंने इधर जोड़ दिया और एक डी जब मैं इधर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4d - 24 हो जाएगा। यानी इतने का मान देखो आपको मिला है 168 दे रखा है, बराबर 4d - 24, तो यानी 4d बराबर 168 + 24, ऐड कर लो इनको, कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 2 8 1 9 1, यानी d का मान होगा 192 बटा 4, 4 चौका 16,
4 अट्ठे 32। यानी दोस्तों डी का मान कितना आ चुका है, 48 आ चुका है। आपसे एक ही बात पूछा है लास्ट में 3d माइनस 2, 3d माइनस 2 और किसका है d+5, d+5 का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। इसका मतलब है दो पद है, हम 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आप बताओ डी का मान तो 48 है, 3 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 9 2 11 माइनस 2, एक पद आपका ये बनेगा, दूसरा बनेगा 48 और 5 कितना बन जाएगा 53 बटा कितना होगा 2। 114 से 2 निकाल दिया मैंने, कितना गया 112 प्लस 53 बटा 2। ठीक है, 3 2 5 5 1 6 1 बटा 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यानी दोस्तों इन दो 3d माइनस 2 प्लस d+5 का जो एवरेज आएगा वो आएगा 82.5। 93 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 10:11 है। पार्क की लंबी भुजा की लंबाई याद करो। दोस्तों ये जो साइड दिया गया है ये एक समकोण त्रिभुज का है, चेक कर सकते हैं आप। 96 मीटर का स्क्वायर कर लो प्लस 110 मीटर का स्क्वायर कर लो बराबर क्या हो जाएगा 146 मीटर का स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरस का रूल फॉलो करेगा। ठीक है, आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर होगा, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, यह एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया और कर्ण आपका वो बन गया। ठीक है, या आप ऊंचाई इसको कर लो, आधार इसको कर लो, कर्ण आपका वो हो गया। तो लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या बताया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, जो आयत का क्षेत्रफल है ये बराबर है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बात कह रहे हैं बराबर है। लेकिन एक बात और दिया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है ये लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता ही है और इसका होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया रखा है 10:11 दिया है, मतलब जो है 11 लंबाई होगा तो 10 चौड़ाई होगा। तो इनको मैं अलग से x मानकर हटा देता हूं, गुणे 10x बराबर 1/2 आधार आपका 96 गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा 110। ठीक है, आगे गुणा करते हैं, इनको मैं सरल कर दिया, 1 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 11 से तो ये कैंसिल हो गया, आया कितना x स्क्वायर बराबर ये भाग कर दो, 2 चौका 8 2 8 16 48 होगा। तो x बराबर √48 यानी x की वैल्यू होगा 4√3। x की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। और आपसे पूछा है पार्क की लंबी भुजा की लंबाई बताओ, पार्क की लंबी भुजा कौन सी है 11x है, यानी एक x की वैल्यू 4√3 है तो इसका मतलब 11 44√3, ये आपकी पार्क की सबसे लंबी भुजा की लंबाई हो जाएगी 44√3 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आइए 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपात तथा 2.8 और 4.2 के तृतीय अनुपात का अनुपात याद करें। तृतीय अनुपात का अनुपात याद करना है, तो आइए बनाते हैं भाई। सबसे पहले जो नंबर है इसका मध्यानुपात निकाल लेते हैं, मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात क्या होगा, जो दो नंबर है उनको गुणा कर लेंगे आपस में। ठीक है, 7.2, उसके बाद इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये अंदर कितना है 242 हो गया, ये अंदर हो गया 72 हो गया, 0.2 पॉइंट है, बाहर 1 पॉइंट बचेगा, इस बात को याद रखना। आइए इनको छोटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, इनको देखो 9 8 72 बन गया मेरा काम। 121 का वर्गमूल कितना हो 11, 8 दूनी 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, गुणा कर लो 4 3 12, 12 1 कम 12 1 13, 132 आ गया। इनका वर्गमूल कितना आ गया 132।
अब कह रहे हैं 2.8 2.8 हुआ 4.2 का तृतीयानुपाती क्या होगा। यानी अगर मैं इसका तृतीयानुपाती निकालूं, तृतीयानुपाती, तो कितना हो जाएगा 4.2 का होल स्क्वायर अपान 2.8। अब इनको भी सरल कर लो भाई, 4.2 अपान कितना होगा 2.8। देखो 1 तो गायब हो गया, यहां से काट दीजिए इसको। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21, 3 63, 6.3 कितना आ गया 6.3। आपसे कह रहे हैं कि इनका अनुपात क्या होगा। अनुपात ध्यान देना, आपने अभी एक पॉइंट भूल गए हैं, यहाँ पे पॉइंट 13.2 हो जाएगा, यानी 13.2 अनुपात 6.3। अब यहां पर भी आपको समझना है, दशमलव तो यह हट जाएगा, ठीक है। इनको सरल कर दो, कितनी बार सरल होगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 30, 3 से भाग देने पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 44:21। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक 45% की एकल छूट, एक छूट दे रखा है कितना 45%। अब दूसरे में कंडीशन समझो कि और दूसरी 20% और 25% के दो क्रमागत छूट के बाद के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 124 रुपया है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, यानी 100% की वैल्यू पूछ रखा है। तो आप एक काम करो, एक तो 45% आपको दे ही रखा है, ठीक है। दूसरा एकल छूट हम निकाल लेते हैं, कितना है 20% है प्लस 25% है माइनस 20 गुणे 25/100। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना होगा 25 चौका 100, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 5, आया कितना 40% आ गया। दोनों का छूट का अंतर 45 और 40 का अंतर कितना आएगा 5%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे हैं 124, ये तो दे रखा है 124 रुपया दे रखा है। यानी अगर मैं 1% निकालूं तो 124/5, आपको निकालना कितना है 100% बराबर 124/5 गुणे 100। 5 से भाग दिया मैंने 20 आ गया, 0 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी दोस्तों 2480 रुपया इस क्वेश्चन का अंकित मूल्य होगा। एमपी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 2480 रुपया। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूल राशि का 28% है। साधारण ब्याज मूल ब्याज का कितना है, सॉरी मूल राशि का 28% है। तो 2880 रुपए की राशि पर दोगुनी दर से 3 से ही 3/4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी यहां से मैं आर का वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी एसआई बराबर होता है PRT/100। अब ये मूल राशि अगर 100 रुपया है तो इसका कितना दे रखा है 28 दिया है। आर गुणे टी का मान 4 बटा कितना हो जाएगा 100। इनको कैंसिल किया मैंने, 4 सत्ते 28, यानी दोस्तों आर का मान कितना आ गया 7% आ गया। अब आगे देखो, कह रहे प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो, कितने वर्षों में 3 सही 3/4 वर्षों में। यानी कि साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फिर से लगा लो, मूलधन 2880 रुपया है, आर का मान कहा डबल कर दो, 7 दूना 14 और समय कितना दिया गया है 3 सही 3/4 वर्ष, 4 3 12, 12 3 15 बटा कितना हो जाएगा 400। 100 से यहां हम गुणा कर देंगे, ठीक है। आर 14/100 होगा। तो 2 1 0 तो कैंसिल करो, 5 दूना 10, 5 3 15। अब देखो 2 से मैं काट रहा हूं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 4 से भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, गुणा कर दो भाई, गुणा कर दो कितना हो जाएगा 7 या 21 दूना 42 हासिल 4, ठीक है। 21 सत्ते कितना होगा 147 और 4 कितना होगा 151, यानी कि 1512 रुपया इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज हो जाएगा। आइए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा।
कोई व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि करता है, ठीक है। ऐसा करने से वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है। आगे दे रखा है सामान्यतः उसे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, वो भी मिनट में। अगर ये 40% बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि 140/100 हो जाएगा टोटल वृद्धि, यानी 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, समय, इसका मतलब 7/5 तो होगा ही, 7 - 5। आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा होगा, 7/5 चाल से जा रहा है, 7/7 - 5 गुणे समय कितना दे रखा है, 9 मिनट। इनका अंतर निकाल लो, 7/2 गुणा 9, 9 7 63, 63/2 भाग लगा दो, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 पंचे 10, इतना मिनट। इसको समय कितना लगेगा, 31.5 मिनट, यानी 31 सही 1/2 मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 31 सही 1/2। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।